बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। है दिल के लिए मौत मशीनों की जिंदगी, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। नाज़रीन, सोशल मीडिया के फ़वायद और नुकसानात के हवाले से अल्लामा इकबाल के शेर के मुताबिक तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जदीद आलात ने हम सबको सहल पसंद बना दिया, लेकिन बात हमने करनी है मीडिया के लिए, तो उसमें कोई शक भी नहीं कि मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ये दौर सबसे तेज़ रफ्तार और तरक्की याफ्ता दौर है और टेक्नोलॉजी से लेस है, और यहाँ सोशल मीडिया किसी नेमत से कम नहीं। जहाँ पहले किसी मालूमात के लिए कई किताबों को खोजना पड़ता था, अब वहीं एक क्लिक पर सारी मालूमात आपके सामने है, जिन की तरह हाजिर हो जाती है और आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। फासले भी सिमट गए हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया की बदौलत दूसरे कल्चर तक रसाई भी आसान हो गई है और इसे समझने का मौका भी मिलता है। और अगर आप में कोई काबिलियत भी है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। जगह जगह भटकने के बजाय एक अकाउंट बनाएं और अपना काम सारी दुनिया को दिखाइए। और अब तो सोशल मीडिया कमाई का भी जरिया बन गया है। मगर जैसा कि एक मशहूर मकौला है कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है, इसी तरह जहां सोशल मीडिया के बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज़्यादा तबाहकार कोई शय नहीं। बात करेंगे सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात पर। आज आपको रिपोर्ट भी इस हवाले से दिखाएंगे और पब्लिक ओपिनियन भी आपको सुनाएंगे। यार, नौजवानों का तो कुछ पता नहीं है। मेरा ख़ुद माशाल्लाह 16 साल का बेटा है, वो भी यूज़ कर रहा है, लेकिन सही है बच्चों के लिए। इतना ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन अगर कोई बिज़नेसमैन मेरे जैसा कारोबारी बंदा हो तो वो अपने एक बिज़नेस चला सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन बाकी सोशल मीडिया सही है, मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तकरीबन 10-12 घंटे। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अगर सही तरीके से यूज़ करें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो एक ऑनलाइन छोटा सा बिज़नेस चलाता हूँ, एमा कोचर के नाम से। तो मैं ऑनलाइन ही चलाता हूँ, जो कम्प्लीटली मैं रन कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। इस हवाले से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और कुछ लोग किसी और तरीके से यूज़ करते हैं, जहाँ मतलब इसका यूज़ जो है ना, इसका इतना अच्छा यूज़ नहीं कर रहे लोग। देखिए, आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इसमें यूट्यूब पे दरस कुरान तर्जुमा भी है, उसको समझें और ऐसे समझ के पढ़ेंगे जैसे अल्लाह पाक आपसे मुखातिब है, तो इससे बहुत कुछ सीखना, आपकी लाइफ भी तब्दील होगी, आपके अंदर खुद भी तब्दीली आएगी और इंसानियत, खौफ खुदा और अपने मामलात मामूरात आप दुरुस्त करेंगे लोगों के साथ। सर, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है से जो हमारे मसाइल वगैरह हैं, बुनियादी मसाइल है, वो उस पर अपडेट भी होते रहते हैं और आवाम को पता भी चल जाता है कि मीडिया के थ्रू। ये सोशल मीडिया हमें कंट्रोल कर रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रात को सोते हुए भी हम यूज़ कर रहे हैं 3-3 बजे तक, सुबह उठते ही यूज़ होते हैं, तो हमें कंट्रोल करते हैं। कि अगर आपके पास कोई टूल है या आपके पास अगर कोई चीज़ है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बैन करने की ज़रूरत है तो वो स्मार्टफ़ोन को बैन करने की ज़रूरत है, जो आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफ़ोन है और इजीली अवेलेबल है इन वेरी चीप रेट्स। रात में भी यूज़ करता हूँ और सुबह भी यूज़ करता हूँ, मतलब एटलीस्ट 12-13 घंटे तो मैं यूज़ कर ही लेता हूँ मोबाइल। मेरी तो ईमेलें आ रही होती हैं, परचेज ऑर्डर या कोटेशन है, सुई से रिलेटेड, मैं सुई का सप्लायर हूँ, तो उससे रिलेटेड मेरी जो है मैं उसमें, या फिर मैं अपने यूट्यूब पे जो है कुरान शरीफ का तर्जुमा, तफसीर वगैरह ज़्यादातर कर भी रही है सही। एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो तो सही करते हैं। जो इसको जिस एंगल में चलाए, गलत एंगल में चलाएगा तो वो गलत चलेगा, अगर जो जिसको सही चलाना आता है तो वो सही चलाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी, मेहमानों का तारुफ करा दूं। आज का जो हमारा शो है सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से, तो इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है। डॉक्टर फ़हद हामिद मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मुदस्सिर हुसैन साहब एक टीचर हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़हीम खान, जो कि बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन भी हैं और एक शो करते हैं टिकटॉकर बोल चैनल पर। आप तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी फ़हीम खान से। फ़हीम खान, ये जो हम सोशल मीडिया को देखते हैं, सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया में एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, कितना आसान बना दिया इसने ज़िंदगी को? वालेकुम अस्सलाम शाज़िया, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस टॉपिक के लिए। सोशल मीडिया ने, देखें, हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इवन अगर आप शहद और चीनी को ज़रा ज़्यादा खा लें तो डायबिटीज हो सकती है और डायबिटिक के लिए तो वो चीज़ बिल्कुल ही नुकसानदेह है। उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर चीज़ को एक ही मीज़ान में
एक ही तराजू में रखा जाए तो बेहतर रहेगा। अब सोशल मीडिया के जहां आप नुकसानात देखते हैं या हमें दिखाए जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, वहां फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। नए टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो टैलेंट शोज हुआ करते थे टेलीविजन पे और बड़े ग्रैंड हुआ करते थे, हजारों लोग आते थे उसमें, लाखों लोगों की जो है वो टीवीज आती थी, फुटेजेस आती थी, लेकिन उसे बड़ा ही महदूद कर दिया है, वन क्लिक पे कर दिया है सोशल मीडिया ने कि अगर अब आपको किसी भी किस्म का टैलेंट रिक्वायर्ड है, शोबिज के हवाले से हो, डिबेट के हवाले से हो, बेतहाशा डिबेटर्स मौजूद है सोशल मीडिया पे, उनकी डिबेट आती है सोशल मीडिया पे, तो हर तरह का टैलेंट अवेलेबल है अगर आप अच्छाई देखें तो। और जहां बुराई की बात है, नो डाउट वो भी अवेलेबल है, लेकिन हमें उसके ऊपर जो है वो मोनेटाइजेशन करनी चाहिए, कोई पॉलिसी ऐसी लानी चाहिए तो उस बुराई को कम किया जा सके या रोका जा सके। आप एक चीज को उठा के बंद कर दें, ये इसका हल नहीं हो सकता। ठीक है मुदस्सिर साहब, अब जिस तरह हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है वो तकरीबन हमारे तमाम प्रोफेशंस में है, हमारी ज़िंदगी के अंदर है, लेकिन मैंने ये चीज़ नोटिस की, लेकिन आप भी इसे सेकंड करेंगे कि जो एजुकेशन सेक्टर है हमारा, उसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है। यानी कि जो हमारी नौजवान नस्ल को जो किसी भी मालूमात की ज़रूरत होती है तो वो किताबों पर नहीं जाते, वो सोशल मीडिया पे एक क्लिक करते हैं और तमाम जो डिटेल्स उनको मिल जाती हैं। जी थैंक यू सो मच। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। पूरी दुनिया के अंदर जब आप सर्चिंग की बात करते हैं तो गूगल की जो वाइट बार है, इसके अंदर 100 मिलियन क्वेरीज जो होती हैं वो 24 आवर्स के अंदर सर्च होती हैं और इसके अंदर तकरीबन 20% ऐसी क्वेरीज आते हैं, ऐसे सवालात गूगल से पूछे जाते हैं जो पिछले 24 घंटे में या उसके सर्वर की हिस्ट्री में मौजूद नहीं होते, वो यूनिक सवालात होते हैं। पूरी ई लाइब्रेरी अवेलेबल है। मैं पर्टिकुलरली जो आपने इम्पैक्ट और रिलेशनशिप विद एजुकेशन की बात की है, तो मैं बताऊँ आपको 26 फैब को जब पाकिस्तान में पर्टिकुलरली सिंध प्रोविंस के अंदर आपने लॉकडाउन स्टार्ट किया था, तो उसके बाद जो जूम एक ऐसी ऐप के तौर पे सामने आई जहां पे आपने वर्चुअल क्लासरूम में अपनी पूरी यूनिवर्सिटीज को स्कूल जी स्टार्टअप पे जरूर प्रॉब्लम्स आई थी और पेरेंट्स को भी आ रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे ली जाए, ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे दिया जाए, डिसमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की ये जो जर्नी है इसको कैसे मुकम्मल किया जाए। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम चीजें हमने देखी कि काफी तब्दील हुई और लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। और एजुकेशन के अलावा भी अगर आप इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, डिजिटल प्रेजेंस की, तो जहां जहां आपके डिजिटल टच पॉइंट्स मौजूद हैं उनके अंदर मिलियंस ऑफ ड्यूट्स की शक्ल में भी मौजूद हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप मैसेज की बात करते हैं तो 1 बिलियन से ज्यादा मैसेज मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर में एक दिन में आप सर्कुलेट करते हैं। यही चीज आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कर रहे होते हैं। अगर आप यूट्यूब की बात करते हैं तो 400 आवर्स का कंटेंट जो होता है वो आप अपलोड कर रहे होते हैं एक पूरे दिन के अंदर। अब आप मुझे खुद देखें कि 400 घंटे का कंटेंट यूट्यूब के ऊपर आ रहा है। वो बात आपकी फहीम ने जो कही वो बिल्कुल ठीक है कि जी दुरुस्त होना, पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, उसको आप स्केल करते हैं अपनी सोसाइटी के ऑप्टिकल के हिसाब से कि आपकी सोसाइटी उस चीज को क्या देती है। अगर आपके ऑप्टिक्स ठीक हैं तो चीजें भी आपको दुरुस्त नजर आएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है? देखें, बेसिकली जो सोशल मीडिया है वो मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में एक एडिक्शन है। बेसिकली जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है वो आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस का इजीली हम लोग डाउनलोड करते हैं और इजीली हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन के पास, हमारे पास बड़ा अच्छा वो एक उनका बैकअप भी है। उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की मोबाइल ऐप्स और उसका बड़ा इजी सा उनको एक्सेस दिया हुआ है बच्चों को, पेरेंट्स ने भी। और डेफिनेटली वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा चैटिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनली कनेक्ट भी हो रहे हैं। अब डेफिनेटली अगर इसके हम प्रॉस एंड कॉन्स देखें तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके नुकसानात भी हैं। बेनिफिट्स इस तरह से हैं कि अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम एक एप्लीकेशन गूगल के ऊपर जाते हैं और हम कोई भी एजुकेशनल जो डाटा है वो सर्च करते हैं तो हमारे पास बड़ा अच्छा एक उसका कंप्लीट फ्रॉम A to Z हमारे पास तमाम डिटेल्स आ जाती हैं। दैट इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस। बट अगर हम लोग इस चीज़ को साइबर क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करना चाहें तो वी कैन डू दैट थिंग एज़ वेल। मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गेम्स, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, एक PUBG का गेम आया था। जी जी, काफ़ी बच्चों ने, मेरा सवाल यही है ना डॉक्टर साहब कि क्या ऐसी चीज़ होती है कि एक आम इंसान दूसरे काम को इतना ज़्यादा नॉर्मली नहीं एक्सरसाइज कर रहा होता है,
बट मोबाइल के साथ या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के साथ वो मुस्तकिल कनेक्ट होता है। घंटों घंटों बैठ के वो मोबाइल, एक सर्वे के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 2800 मरतबा एक आम आदमी अपना मोबाइल उठाता और चेक करता है। वो अपने आप को, तो वो दिमाग की कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है जो उसको ये बार बार करने पे मजबूर करती है। 3 दफ़ा हम खाना खाते हैं, 5 दफ़ा खा लेते हैं, मगर हम 100 मरतबा खाना नहीं खाएंगे। लेकिन मोबाइल में ऐसी क्या चीज़ है कि हम कंटिन्यूसली उसकी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं इसको कहूँगा कि एक एडिक्शन होती है। अच्छा। एक अट्रैक्शन होती है। अगर आप ये समझ लें कि टूवर्ड्स कलर्स, टूवर्ड्स एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर हमें एक एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी गेम की बात करते हैं तो वो गेम हमें इतना अट्रैक्ट कर रहा होता है क्योंकि हम उसमें उस गेम की स्टेजेस होती हैं। अब हम एक स्टेज को कंप्लीट कर रहे होते हैं तो देन वील गो फॉर द नेक्स्ट स्टेज। तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा होता कि हम उस जो है उस एप्लीकेशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें। एक साइकोलॉजिकल जो अप्रोच होती है, जब एक इंसान को कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है तो वो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो ठीक है फ़हीम, हम अगर नौजवान नस्ल की बात करें तो चूँकि आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, मुझे भी बहुत अरसा हो गया, प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब ज़माना है, जदीद दौर है, ये है डिजिटल मीडिया का। इस वक्त जितने ऐप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप खुद एक ऐसा शो करते हैं, टिकटॉकर शो, जबकि टिकटॉक पे अभी बैन भी लगा पाकिस्तान में, फिर उसे खोलने की बात हुई। क्या वजह है कि कोई प्रोडक्टिव प्रोग्राम करने के बजाय माजरत के साथ आप टिकटॉकर शो कर रहे हैं? अच्छा, इस पर जो आपने बैन की बात की है ना, टिकटॉक पे लगा था, इस पे मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा 2 मिनट का, कि ये बैन क्या था। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक गांव में शेर आ गया, तो उन्होंने कहा कि जी शिकारी को बुलाया जाए। किसी बड़े शिकारी से बात की तो बड़े शिकारी ने कहा ठीक है जी, मैं आता हूँ और मैं वादा करता हूँ आपसे कि आज के बाद शेर आके किसी को मारेगा नहीं, किसी को खाएगा नहीं। अच्छा। मेरी ये फीस होगी। गाँव वाले ने फीस अरेंज की, उसे फीस दी, उसका आ जाया। शाम को वहां पर शेर आ जाता था। उसने एक बहुत बड़ा पिंजरा गांव के बाहर बनवाया और लोगों को लगा कि अब हम बच जाएंगे, ये शेर को पकड़ लेगा। जैसे ही रात हुई, उसने पूरे गांव वालों को कहा कि आप पिंजरे में चले जाएं। वो पिंजरे में चले गए और गांव वाले परेशान। उन्होंने कहा आपने शेर को पकड़ना था, आपने तो हमें पिंजरे में बंद कर दिया। उसने कहा मैंने आपसे वादा किया था कि शेर किसी को खाएगा नहीं, मैं अपने वादे पर कायम। ये हुआ था जो टिकटॉक को बैन किया गया। बेसिकली आपको उस कंटेंट को बैन करना चाहिए, उन लोगों के अकाउंट्स डीएक्टिवेट करने चाहिए जिन्होंने ऐसा कंटेंट अपलोड किया हुआ है। आप ले दे के पूरी ऐप को बंद कर देंगे तो वो भी चले कर दें आप, लेकिन क्या उसके बाद इंस्टा के ऊपर वो चीजें अपलोड नहीं हो सकती? बिल्कुल। चले आप इंस्टा बैन कर दीजिएगा, क्या व्हाट्सएप के स्टेटस पे वो चीजें नहीं लगती? आप क्या क्या बैन करेंगे? इसलिए आपको एक पॉलिसी की जरूरत है और वो पॉलिसी ये है कि इस तरह का कंटेंट नहीं आना चाहिए। जहां तक आपने बात की कि कोई प्रोडक्टिव काम क्यों नहीं कर रहे, ये शो क्यों कर रहे हैं, ये शो इसलिए प्रोडक्टिव है क्योंकि देखिए वक्त की जरूरत क्या है। आज अखबार, सॉरी टू से, हम पराठे बांधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे जिस तरह से एक दौर में किया जाता था। एक वक्त था सुबह नहीं होती थी जब तक अखबार हाथ में नहीं होता था। अब वो वक्त है कि सुबह नहीं होती जब तक मोबाइल हाथ में नहीं होता। तो आप वक्त के तकाजे को देखिए कि टाइम की जरूरत क्या है। वक्त की जरूरत ये है कि आप उस जगह उन टूल्स को यूज करके उन लोगों को एजुकेट करें जो गलत कर रहे हैं। अगर आप मेरा शो कभी देखें या इत्तेफाक हो तो उसमें मैं बच्चों को ये कहता हूं कि आप पोयम या राइम्स यूज करें गानों की जगह। मैं 2 मरतबा उनकी वीडियो चलाऊंगा, इतना टाइम उन्हें मिलेगा। मैं बड़ों को ये कहता हूं कि आप इतनी खतरनाक वीडियोस ना बनाएं, छत पे ना जाएं, ट्रेन की पटरी के पास ना जाएं। इस तरीके से हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, कर रहे हैं। ले देके हम उस चीज पे बात ही ना करें, ये तो बड़ा ही आसान सा काम है ना। क्या जी ठीक है। तो आप उस चीज में जब तक जाएंगे नहीं तब तक आप उसे ठीक कर नहीं सकते और बैन कर देना पूरी चीज को उठा करके। लेकिन फ़हीम, आप जो बात कर रहे हैं तो शायद मैं भी कन्विंस हुई हूँ थोड़ा सा, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो जा रहा है टिकटॉक का स्पेशली, वो बहुत नेगेटिव जा रहा है। उसमें जितनी बेहुदा किस्म की एक्टिविटीज़ दिखाई जाती है, माजरत के साथ अगर 1-2 दफ़ा मैंने देखा भी है तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं तीसरी चौथी दफ़ा देखूं। मुझे कहीं पे उसमें कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं लगी टिकटॉक पे। तो जब आप ये शो कर रहे हैं तो मेरे जहन में, और शायद वो हर उस आम आदमी के जहन में ये बात आएगी जिसने आपका शो नहीं देखा कि जी ये तो शायद अपने प्रोग्राम के रेटिंग के लिए टिकटॉकर शो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि मेरे शो का नाम सिर्फ टिकटॉक शो है। उस पे हमें एक व्हाट्सएप नंबर हमने दिया हुआ है जहाँ से लोग खुद वीडियोस बना के भेजते हैं। ये शो शुरू कब हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब लोग, ये लॉकडाउन लगा
और स्मार्ट लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा मैं, वो जो बुढ़ा और शदीद ही भद्दा सा लॉकडाउन था उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। जब वो लॉकडाउन लगा तो लोग घर में बैठे, मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद भी डिप्रेशन का मरीज हो गया था, क्योंकि 15 दिन तक मैंने घर का दरवाजा भी नहीं देखा था मेन डोर कैसा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हमने ऑफिस जाना आना शुरू किया तो हमें पता चला कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब हमने लोगों को ये बताया इस प्रोग्राम के थ्रू, इस शो के थ्रू, कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, हमें भेजें, हम आपकी वीडियोस ऑन एयर करेंगे। ठीक है। मोस्टली ऐसा हुआ कि जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे उन लोगों ने भेजना शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बनी हुई थी वीडियोस। हमारे शो का नाम द टिकटॉक शो जरूर है, लेकिन उसपे सिर्फ टिकटॉकर्स नहीं है, उनपे बच्चे अपनी वीडियोस बना के भेजते हैं। मुझे मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पे, फेसबुक पे हजारों वीडियोस आई हुई है लोगों की जो उन्होंने पर्सनली बनाई है, वो किसी ऐप से नहीं बनाई, अपने मोबाइल से बनाई है। तो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बेसिकली ये शो बनाया गया, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप देख के ये कहें। अलबत्ता जिसकी आप बात कर रही हैं वो ऐप पे बहुत ही वल्गर वीडियोस मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं। बेहुदा कंटेंट मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि वहां कोई अच्छी चीज मौजूद नहीं है और अच्छा कंटेंट। ठीक है। मुदस्सिर साहब, हम अगर एजुकेशन की बात करते हैं, मैं अपने बचपन का जिक्र करूंगी तो हमारे स्कूल में लाइब्रेरी होती थी, हम जाते थे, किताब पढ़ते थे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, जनरल नॉलेज के लिए भी। तो उसका जो एक इम्पैक्ट आता था सर, वो ये आता था कि हमारे एक जो ब्रेन में जो शेल्फ होता है उसमें वो चीज़ें स्टोर होती जाती थी। बट मैं अगर अभी गूगल पे कोई चीज़ सर्च करती हूँ तो मेरे मेमोरीज उस तरह से इतनी मुझे स्ट्रॉन्ग नहीं लगती हैं। मतलब मुझे 2 दिन 4 दिन याद रहेगा या कभी याद आ जाएगा, बट किताब को पढ़ने से आपकी बसीरत और आपकी मेमोरी दोनों चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये है फर्क? आपको लगता है ये फर्क अभी डिजिटल मीडिया का और हमारी लाइब्रेरी का ये है? जी, मैं आपकी बात से मुकम्मल एग्री करता हूँ, और जो बात आपने कही है, ये आपकी बात जो है वो जवाब है उस पूरी सवाल का जो आपने मुझसे पहले फरीद साहब से पूछा, और फिर वो जो टिकटॉक पे जो सारी गुफ्तगू हुई है। आपके इस सवाल में जो आप मुझसे पूछ रही हैं इसका जवाब मौजूद था। देखिए हुआ क्या हमारे साथ, हुआ ये कि जब आप कभी भी कोई ऐप करते, क्योंकि मैं डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ और अब से नहीं हूँ, तकरीबन लास्ट 10 ईयर्स हूँ, पायनियर हूँ अच्छा। डिजिटल मीडिया के अंदर विद इन कराची। ठीक है जी। आप डेवलप करते हैं, कोई आप पोर्टल डेवलप करते हैं, आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जिसकी हमें परफेक्ट एग्जांपल यूट्यूब से मिलती है। व्हेनेवर कोई ऐसा कंटेंट जो कि उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आ रहा होता है, वो उसको बैन करते हैं और आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, यूट्यूब उसको खुद उठा लेता है। अगर वो कॉपीराइट कंटेंट होगा तब भी वो प्रॉब्लम करेगा, अगर आप वो कोई और ऐसी चीज है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है वो है। अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक एज एन ऐप की अगर मैं बात करूं तो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस यहाँ पे लैकिंग करती हुई नजर आती है। कंटेंट रिपोर्ट भी होता है, कंटेंट मौजूद भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसको रिमूव नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर आप ओपनली सर्वे करके देख लें, जितनी टिकटॉक की आईडीज हैं उसमें जो मेजॉरिटी है वो टीनेजर्स की है, जो मिलेनियल एज के पैदा हुए हैं, यानी वो बच्चे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं। यानी कि आज 2020 में उनकी मैक्सिमम एज 20 साल की होगी, लेकिन ज्यादातर आपको 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20-22 साल की मिलेंगे। ये मैं मेजॉरिटी आईडीज की बात कर रहा हूँ। तो लाइब्रेरी तो उन्होंने देखी ही नहीं, कहीं ना कहीं इससे अपब्रिंगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। जो कंटेंट उनको चलता हुआ नजर आ रहा है उसके पर वो एक्शन करके उसको एंटरटेनमेंट के नाम पे वल्गैरिटी को सेल आउट करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब आप अगर तलत साहब की एग्जांपल दें तो वो यूके गए थे और यूके के अंदर जाके उन्होंने एक्टिंग सीखी थी। जब आप किसी करिकुलम ही को नहीं पढ़ ले तो आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में एंटरटेनर कैसे हो सकते हैं? आपको उस चीज के नॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। आप मीडिया में बैठी, मुझे डेफिनेटली अश्योर हूं मैं इस बात के, आपकी प्रोफाइल में चेक करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपने कहीं ना कहीं से उसकी कंसर्न क्वालिफिकेशंस ली हैं, आपने उसके कंसर्न कोर्सेज किए हुए, काम किया हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ, उसकी वजह से आप एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में बैठ के अपना शो कंप्लीट करिए और फ्रेमवर्क में बात करिए। जबकि टिकटॉक के अंदर जो टीनेजर्स हैं वो मुकम्मल आजाद होके जो कंटेंट अवेलेबल है उसको वो एंटरटेनमेंट, वो फर्क नहीं कर पाते द डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड वल्गैरिटी। तो मुदस्सिर साहब, कैसे ये फर्क उनको बताएगा कौन? मतलब ये एजुकेट उनको करेगा कौन? ये जो डिजिटल एज है इसके अंदर जब आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को और रिफॉर्म्स को स्ट्रांगली इंपोज करेंगे तो चीजें इंप्रूव होंगी।
आपने जो ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल्स की बात की, डेफिनेटली उसका कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हम डिजिटल या टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ने की बात नहीं करें। डिजिटल एज के अंदर मैं खुद कहता हूं बार बार कि डिजिटल मीडिया जो है वो एक रियलिटी है, रियलिटी को एक्सेप्ट करें लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइंस को अपलिफ्ट करें। मैं परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, इजराइल के अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट जो इजराइल की नॉर्म्स, वैल्यूज, होलोकॉस्ट के मुताबिक के अगेंस्ट हो, आप उसको वहां पे पब्लिश ही नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया की वेबसाइट हो, वो अपने लोगों को मतलब यहाँ पे स्टेट का रोल यहाँ पर भी नजर आना चाहिए। एग्जैक्टली और इवन लोगों को भी नजर आए। चलिए मुदस्सिर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे सर। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हम एक तो बात कर रहे थे कि हमारे जहन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारी जो फिजिकल, हमारी बॉडी जो है वो कितना मुतासर होती है। हम स्पेशली मैं मोबाइल की फ़ोन की बात करूंगी, क्योंकि अब तो ये है कि जब तक बैटरी जो है वो 10% नहीं रह जाती, हमारी नौजवान नस्ल उसको साइड पे नहीं रखती है। तो ये हमारी अपनी फिजिकल उस पर कितना असरअंदाज है? सबसे पहले आपने बहुत ही मेन और बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा। अब इस सवाल का मैं इस तरह से आपको जवाब दे सकता हूँ कि अगर हम अपनी नींद के साथ ज़बरदस्ती करेंगे और हम एक दो कंडीशंस होती हैं, एक को कहते हैं इंसोम्निया और एक को कहते हैं सोमनोलेंस। इंसोम्निया के मायने ये होते हैं कि आपको नींद ना आना, और सोमनोलेंस का मतलब है कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आना। अब हमारा जो स्लीप का साइकिल जो अल्लाह पाक ने बनाया है कि हमें कम से कम 8 से 10 घंटे एक अच्छा डीप स्लीप को लेना चाहिए और जल्दी सोना, हाँ टाइम से सोना और टाइम से उठना। ये इस सोशल मीडिया और ख़ास तौर पे मोबाइल को हम जो यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग अब इंसोम्निया की तरफ जाते हैं। हम अपनी नींद से फ़ाइट करते हैं, जिससे हमारी ब्रेन में फटीग होती है और पूरे दिन भर जब हम पूरे दिन भर हमने काम किया, पढ़ाई की, कहीं जॉब की, उसके बाद जब रात में हम लोग एक ख़ास हिस्से में यूँ समझें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रात को 9 बजे बैठे हैं और हमने अपना मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया और रात के 3 बज जाते हैं, हमें ये एहसास ही नहीं रहता कि रात के 3 बज गए हैं। तो इससे पूरी जब आप अगले दिन सुबह सोकर उठते हैं, एक तो आप बिल्कुल फ्रेश नहीं उठते, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होते हैं, आप अपने किसी भी टारगेटेड गोल पे फोकस ही नहीं कर रहे होते, आपके जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, केमिकल इम्बैलेंसिंग होती है। तो इस तरह से आप जितने भी बच्चे हैं, ख़ास तौर पे हमारी यंग जनरेशन, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और वो फोकस नहीं कर पाते अपने किसी भी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर, इवन के उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी मुतासिर होती हैं। अब तो स्पोर्ट्स ग्राउंड ही नहीं है ना कोई, अब तो सारे गेम्स आपके ऐप्स पर आ गई हैं, उस पे हो रहा है। एक वक्त था कि बच्चे जो है फिजिकल फिट होते थे, गेम्स की तरफ जाते थे, उनसे उनकी नॉलेज में भी इजाफा होता था, उनका फिजिकल स्ट्रांगनेस भी आती थी, दूसरा उनका टाइम बड़ा अच्छा गुजरता था, नींद बहुत अच्छी आती थी, खाना भूख लगती थी। आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम जो है ये इसी वजह से है कि बैठे बैठे मोबाइल देख रहे हैं तो भूख भी नहीं लगती है, और भूख लगती है तो जंक फूड्स खा लेते हैं। ये एक चेन है जिसने हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को ख़राब कर दिया है। फ़हीम, हम बात कर रहे थे कि मुदस्सिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, और मैं एक चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगी, हम स्टेट की बात कर रहे थे, हम सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि मनफी या मस्बत, लेकिन इसका शऊर आएगा कैसे? स्टेट का तो जो काम है, लेकिन मेरा आपका भी तो काम है इसको आगे पहुँचाना, कैसे करेंगे हम? बहुत जबरदस्त बात की आपने शाजिया, और इसका जवाब मैं इससे पहले कि आप उधर आए मैं आपको ये बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हमारे बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, इसकी वजह मोबाइल फोन नहीं है, इसकी वजह हम हैं, क्योंकि हम माशरे में जो हो रहा है, 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, ये तो एंगल है ना फ़हीम, ये इस पे तो एक चीज तो ये क्योंकि हम नहीं जाने देते, दूसरी वजह ये है कि घर में अगर हम बच्चों को रखेंगे तो उन्हें एंटरटेन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जब स्कूल भी बेंगलोर में बनने लगेंगे तो कहाँ ग्राउंड आपको मिलेगा? स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा आपको बेंगलोर में? ये तो बिजनेस हो गया ना हमारे स्कूल। अब यही है, यही एक रीजन है कि अब तो स्कूल में भी टैबलेट दिए जाते हैं कि जी आपकी क्लास टैब पे हो रही है, ये इससे लॉकडाउन से पहले। खैर ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे भी देखना चाहिए। दूसरा आपने बताया कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, तो अभी थोड़ी देर पहले मुद्दे में बहुत अच्छी बातें की और एक इजराइल की एग्जांपल थी कि वहां पर फला चीज पे बैन है, वो आप नहीं कर सकते। खैर वो काफी टेक्निकल बातें थी। सिंपल सी चीज ये है कि सिंगापुर में च्युइंगम खाने पे बैन है,
आपको लगता है कि हमारे यहाँ इस चीज को बुरा समझा जाता है? सर जापान में 10 साल तक आप बच्चों को मोबाइल और टैबलेट नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते, लेकिन मैं एक सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ, क्या कभी जिंदगी में यहाँ कोई आम आदमी आप पकड़े, अकल शऊर रखने वाला, उससे कहें च्युइंगम नहीं खाएं, इस पे बैन है, वो क्या आपको रिएक्शन देगा? ये वजह है कि उसे एजुकेट करने की जो जरूरत है, जो आपका सवाल है, मैं उसी सवाल में से आपको जवाब दे रहा हूँ कि एजुकेट करने की कितनी ज्यादा जरूरत है कि आपको एक चीज बुरी ही नहीं लग रही। अब सोशल मीडिया की जो बात करते हैं, सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस तरह से बात की जाती है, जैसे माफ कीजिएगा मेरा ताल्लुक भी मेन स्ट्रीम से, आपका ताल्लुक भी है, लेकिन ऐसे बात की जाती है जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की दुकानें बंद हो रही हैं। ऐसा नहीं है भाई। आप सोशल मीडिया पे ऊपर आप न्यूज, जाहिर सी बात है फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है और बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन का जरिया है। जब भी इसी वजह से मुल्क के जितने भी बड़े बड़े सरबराहान हैं, ट्विटर हैंडल उनका अपने पास रहता है, किसी और के पास नहीं होता। वे ऑफ कम्युनिकेशन है, आप अच्छे में भी यूज कर सकते हैं, बुरे में भी यूज कर सकते हैं, हर तरीके से यूज कर सकते हैं, ये आपकी विल है। अब आपने एजुकेट किस तरह से करना है, आपने एजुकेट वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है कि एक चीज अगर गलत है वो आप दिखाएं और बताएंगे ये गलत है। अगर आप सिरे से उस चीज का इनकार कर देंगे कि नहीं भाई ये तो है ही नहीं, अब मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का आज हमारा टॉपिक है यहाँ, लेकिन बात टिकटॉक की हो रही है, तो मैं टिकटॉक को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करता कि नहीं भाई टिकटॉक पे ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेजोरिटी जो टिकटॉक से डर रही है वो इस वजह से डर रही है कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, यहाँ से एक्टर्स आ रहे हैं, एक्ट्रेसेस आ रही हैं, ड्रामे बन रहे हैं, कमर्शियल में उन्हें लिया जा रहा है और ये सारे काम हो रहे हैं आपके सामने। आप देखें चैनल पे ड्रामे आ रहे हैं उनके, कमर्शियल्स आ रही हैं उनकी, तो लोगों को डर टैलेंट के लिए प्लेटफॉर्म मिल गया ना, प्लेटफॉर्म मिल गया, इजी एक्सेस मिल गया, बिल्कुल फ्री एक्सेस मिल गया आपको। आपने बताया तलत साहब लंदन गए थे पढ़ने के लिए, भाई इनके पास पैसे नहीं है, ये गांव देहात में रहते हैं, ये लंदन छोड़े नेपाल नहीं जा सकते जहाँ तलत साहब पढ़ाते हैं। दूसरा कमाई का जरिया भी बन गया है टिकटॉकर, कमाई का जरिया भी बन गया है। वल्गैरिटी अपनी जगह, मैं किसी सूरत उस चीज को देखिए हम फायदे और नुकसान दोनों की बात करते हैं, आप ऐप बैन कर, बिल्कुल सही, लेकिन पहले कोशिश करें कंट्रोल करने की। हाँ ये इसके जो है इसी तरीके से हम एजुकेट कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी कम अकली में ये बात आती है कि आप इस चीज को बैन करें, इस चीज को गलत बोलें, जो गलत जा रहा है उसे गलत कहें, कहा वो ट्विटर पे जा रहा हो, कहा वो इस पे फेसबुक पे जा रहा हो, कहा वो यूट्यूब पे जा रहा हो। मैं ये कहता हूँ यूट्यूब पे जो आप कंटेंट के ऊपर कहते हैं मोनेटाइजेशन है, इतनी चीजें यूट्यूब पे ऐसी मौजूद है जिसकी वजह से पाकिस्तान में 2 साल के लिए यूट्यूब बैन रहा। बिल्कुल हम 2 साल के लिए मैं नहीं जानता, लेकिन वो कंटेंट नहीं हटा, तो क्या मोनेटाइजेशन हो रही है यूट्यूब पे जनाब? वो कंटेंट वही मौजूद है। ठीक है, ये रीजन है कि अगर आप ले दे के ऐप को ब्लेम करना चाह रहे हैं वो कीजिए 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन माइंडसेट, ये गलती माइंडसेट की है, ऐप की नहीं है। आप उस माइंडसेट के लिए क्या कर रहे हैं, वो तो दूसरी ऐप बना लेंगे। सही बात है। मुदस्सिर साहब हम किस तरह मतलब अपना रोल अदा कर सकते हैं, चूंकि आपका डोमेन है इस मामले में, लेकिन हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ़हीम ने भी सिंगापुर की मिसाल दी, आपने मिसाल दी इजराइल की, मैंने मिसाल दी जापान की, लेकिन पाकिस्तान तो इस तरफ देखता ही नहीं, पाकिस्तान तो बस बंद कर देता है, कोई चीज़ होती है उसको बैन कर देता है। क्या बैन करना सोल्यूशन है, कोई हल है? देखिए बैन करना उस वक्त तक सिर्फ सोल्यूशन है जब तक आपके पास अपना फ्रेमवर्क ना हो। आप फेसबुक या टिकटॉक के जब तक पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोलते और उसके फुटप्रिंट यहाँ पे नहीं डालते, इस तरह के इश्यूज रहेंगे आपको। मैंने जो चीज कही उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है एज एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास फिल्टर्स स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास ऐसे साइबर टीम्स मौजूद होनी चाहिए जो कि टिकटॉक की अथॉरिटीज के साथ रेगुलर डिस्कशन में रहे और वो जो आईडीज इस तरह का वल्गर कंटेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ उनको टिकटॉक से बैन किया जाए बल्कि उनके खिलाफ जो भी पाकिस्तान में वल्गैरिटी को या इमोडेस्टी को फैलाने की जो भी दफात है उनके ऊपर चार्ज लगाया जाए। एक हिस्सा ये है एज एन इंस्टीट्यूशन। दूसरा हिस्सा ये है इस बात का कि जो आपको अवेयरनेस देनी है, हम बार बार डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने में या डिजिटल पेनिट्रेशन के एडुकेट हैं हम उसकी एडुकेसी से पीछे नहीं हट रहे, हम उसके तरवीज से, उसकी निगहदाश्त से, उसके परवान चढ़ने से पाकिस्तान में डिजिटल मीडियम्स को आने को किसी सूरत में नहीं रुके। लेकिन जब तक आपके पास फ्रेमवर्क ना हो, आपके पास सेंसरशिप्स की पॉलिसीज ना हो, आपके पास प्रॉपर रिफॉर्म्स मौजूद ना हो जो इन चीजों को सोशल मीडिया को हैंडल कर सके, तब तक आपको ये चीजें रोकनी पड़ेंगी बाय हुक बाय क्रुक एट एनी कॉस्ट। इसकी देखिए टिकटॉक तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं आपको इससे बड़ी ऐप की एग्जांपल दूं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों डॉलर आए वीगो के नाम से ऊपर।
क्या बीगो ने कम वल्गैरिटी की है? अभी आपके पास साइबर क्राइम का कराची में एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसके अंदर बीगो की जो टीम्स को यहाँ पे हायर किया जाता था, उनके साथ क्या क्या केसेस हो रहे थे, वो पूरा एक रिपोर्टेड वाकया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई खबर है, ये तो FIA साइबर के क्राइम के ऊपर रिपोर्ट हो चुका है वाकया। तो बीगो पाकिस्तान में बैन किया गया। अब कोई ये बोले कि जी बीगो पे लोग अच्छी भी बातें कर रहे हैं, बीगो पे बैठ के लोग नाच भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी 90% बीगो पे हो क्या रहा था? बीगो के ऊपर आप प्राइवेट चैट रूम में जा रहे थे और प्राइवेट चैट रूम में वल्गर डिस्कशन। मैं इस तरफ आना चाह रही थी, ये जो आपका पर्सनल डाटा शेयर होता है या शख्सी आज़ादी आपकी मुतासिर होती है या ब्लैकमेलिंग होती है, ये मैंने एक और सेगमेंट रखा हुआ है। मैं अभी आपसे ये जानना चाह रही थी मुदस्सिर साहब कि हम एज एन स्टेट, क्या स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने तो बता दी है, बट मैं, आप और फ़हीम, हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? हम एटलीस्ट अपनी नौजवान नस्ल को या लोगों को डिजिटल मीडिया के जो फ्रूटफुल तरीके हैं उनसे तो अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। देखिए, आप ओवरऑल कंट्री की आपको लिटरेसी को ठीक करना पड़ेगा। आपकी कंट्री में आज भी 40% लोग ऐसे हैं जो अपना नाम ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं। सही है, वो जब पढ़े लिखे ही नहीं है, जो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसके हिसाब से वो पौधा नहीं है। ये आपके सेंसस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आपकी लास्ट मरदमशुमारी जो हुई है उसने आपको ये डाटा दिया। अच्छा, अब जब जो बात की फ़हीम ने कि जी हमारे पास मेजॉरिटी वो अफराद जो गांव देहात में बैठे हुए हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो पहले आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। आपने पहले उनको टूल ला के दे दिया। ये बहुत खतरनाक बला है जिसको आप स्मार्टफोन कहते हैं। आपके पास ईमेल भी यहीं से आ रही है, आपके पास गूगल से डाटा भी यहीं से मिल रहा है, दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन पे आपका एक्सेस है। तो आपको इस वक्त ज्यादा अवेयरनेस। अच्छा मुदस्सिर, मुझे आपके इस बात से एक जहन में सवाल आया जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइए, जो स्मार्टफोन एप्लीकेशंस होती हैं या स्मार्ट टीवी होते हैं, हम अपने कमरे में स्मार्ट टीवी रखते हैं, अपने रूम में भी स्मार्टफोन रखते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या इसको ऑफ कर देने से इसका कैमरा ऑन रहता है या ऑफ रहता है? क्योंकि एक विकिपीडिया पे जब ये लीक हुई थी बात CIA वाली इंफॉर्मेशंस के पर्सनल डाटा की, तो ये बातें सामने आई थी कि ये जो कैमरे होते हैं, अगर आप इनको मोबाइल को ऑफ भी कर दें और साइड पे रख दें, तब भी इसका जो कैमरा है वो ऑन रहता है। ऐसा है जी? कैमरा, ये साइबर सिक्योरिटी का वैसे सवाल है। ये कैमरा ऑन नहीं रहता, लेकिन जब भी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप एक्सेस टू योर फोन, एक्सेस टू योर फोटोज, एक्सेस टू योर कैमरा, एक्सेस टू योर माइक एंड ऑडियो फोन दे चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंस्टाग्राम या जूम डाउनलोड किया, जूम एक ऐप है, मीटिंग ऐप है, आपने जूम को एक्सेस दे दिया अपने कैमरे और अपने माइक का। तो अगर जूम ऑफ भी हुआ हुआ और जूम की अथॉरिटीज एक्सेस करना चाहें, तो आपने क्योंकि एक्सेस दिया हुआ था, इसलिए वो आपको डाटा, उन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया हुआ है। आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये बात नहीं कह सकते कि मेरी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। तो इसका मतलब है मुदस्सिर, ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें तो जूम जितना कॉन्फ्रेंसेस और क्लासेस के लिए हुआ है, ये तो डाटा, पर्सनल डाटा लोगों का गया है। फिर देखिए, डाटा ब्रीचिंग के ऊपर अगर आप जाएंगे तो जिस वक्त हम जियो फेंसिंग का कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में, कि हम पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है आपको एड्स दिखा रहे होते हैं। आप अक्सर वैसे यूट्यूब पे ड्रामे देख रही होती हैं तो आपको शान फूड्स के, नेशनल फूड्स के एड्स नजर आते हैं। ये इसलिए नजर आते हैं कि आप कराची में बैठ के देख रही हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप किसी गांव में चली जाएं और वहां पे आप करें तो आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, क्योंकि जियो फेंसिंग सिर्फ और सिर्फ अर्बन सेंटर के अंदर शान फूड्स अपनी मार्केटिंग करता है, वो रूरल एरियाज के अंदर यूट्यूब वॉच करने वालों को ऐड नहीं दिखाता। तो ये क्या है? ये डाटा ब्रीचिंग है। ये डाटा ब्रीचिंग बाकायदा तौर पे यूट्यूब कर रही होती है, फेसबुक कर रही होती है। इसके ऊपर तो यूके के अंदर 2020 का सबसे जो बर्निंग क्वेश्चन है वो डाटा प्रोटेक्शन है कि आपको कितना डाटा चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, जो आपने बात की कि जूम के डाटा चला गया, बिल्कुल चला गया, बट जूम इस डाटा को इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा। जूम उस वक्त डाटा इस्तेमाल करेगा जब अथॉरिटीज मांगेंगी या मार्केटियर्स उनसे मांगेंगे कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ताकि आप हमें डाटा दें, हम उनको अपनी प्रोडक्ट्स अलाउड कर सकें। ठीक है। सबसे फ़हीम, बड़े इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की। यकीनन मैं और आप जब शोज़ करते हैं, मुझे भी एक दो दफ़ा कुछ इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी, मुझे साइबर क्राइम ऑफिस जाना पड़ा। एक तो सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि हमारी जो आबादी है 3, साढ़े 3, 4 करोड़ की लगभग कराची में, तो हमारे पास सिर्फ एक ही साइबर क्राइम FIA ऑफिस है। तो जो कंप्लेंट्स जाती हैं वो उसको उस तरह एड्रेस नहीं कर पाते हैं। एक हमारे गवर्नमेंट का एक लूप होल ये भी है।
बिल्कुल आपने सही कहा। और जहां अभी मुदस्सिर ने बात की, आपको बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आप उन्हें परमिशन देते हैं कि आप बैल मुझे मार। उसमें वो आपसे माइक की परमिशन लेता है, कैमरा की, आपकी फोटो लाइब्रेरी की, आपकी गैलरी की, हर चीज की परमिशन वो ऐप ले लेती है। आप उन्हें सारी अथॉरिटीज दे देते। उसके बाद बहुत सारी ऐप्स ऐसी होती हैं जो कि लोकली भी काम कर रही हैं और वो आपका डाटा ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये प्राइवेसी का जो है वो ब्रीच होता है और ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा साइबर क्राइम जो इस वक्त काम कर रहा है, जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत अच्छे तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन जहां तक है कि वो बिल्कुल महदूद जराये के साथ काम कर रहे हैं। टाइम लग रहा है उसमें, लेकिन आप जो भी प्रॉब्लम उनके पास लेके जा रहे हैं वो उसे प्रायोरिटी की बेसिस पे डील कर रहे हैं। अगर आप देखें किसी खातून ने या किसी मर्द ने कोई ऐसी चीज वहां पर कंप्लेन की है, कोई वीडियो या कोई पिक्चर्स लीक हो गई, उन्हें प्रायोरिटी की बेसिस पे रखते हैं। कोई थ्रेट आ गई है तो वो उसके बाद देख रहे हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है इस वक्त साइबर क्राइम की कि उन्हें मालूम है कि कौन सा इशू ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो उसे पहले एड्रेस कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल आपने सही कहा, हर शोबे की तरह हमारे पास इस शोबे में भी महदूद जराए हैं। और जहां आपने उसकी बात की थी अभी, एक मुदस्सिर से आपने बात पूछी थी कि जब हमारा फोन ऑफ होता है तो क्या उसका कैमरा ऑन होता है। तो इस पर आप यूट्यूब पे भी देख सकती हैं, वीडियोस काफी आपको मिलेगी। कैमरा तो ऑन नहीं होता लेकिन जीपीएस आपका काम कर रहा होता है। आपका फोन भले ऑफ हो लेकिन आपकी लोकेशन ट्रेस होती है। ठीक है, या आप यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। ठीक है। जीपीएस आपका है। फ़हीम, एक बड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी डिस्कशन ऐसी चल रही है, ये जो अभी ज़्यादती के वाक़यात हो रहे हैं, देखिए हमारे यहाँ कुछ साइट्स ऐसी हैं जो गैर अखलाकी हैं। इसने भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट लोगों में, मतलब जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं या पढ़े लिखा तबका नहीं है, इस वेबसाइट की वजह से भी ये जो वाक़यात हैं ये होते जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं ऐसा है, इस वेबसाइट को जो है उसको बैन करना चाहिए? देखिए, मैं क्योंकि पाकिस्तान का नंबर जो है, पाकिस्तान का बड़ा खतरनाक नंबर पॉर्न वीडियोस के हवाले से आया हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं फिर वही बात करूंगा कि आप एंड पॉइंट पे जाने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट भी तो देखें ना। अगर कोई भी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो उसका पहला कदम भी एक होता है। आप फौरन आखिरी कदम पे इनको बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इनका एक्सेस कर लिया है, आप उनका क्या करेंगे? वो तो माशरे में घूम रहे हैं। अब क्या किया जाए? इस माइंड सेट को क्लियर करने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की थी मोटरवे इंसिडेंट के बाद कि मैं ये लॉ लेकर आऊंगा कि इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। लेकिन जब तक इन्हें सजा नहीं मिलेगी तब तक हम सिर्फ बैठ के इंतजार करेंगे। अब पूरी कौम को इमरान खान साहब ने अर्तुगरुल दिखा दिया है। अब वक्त आ गया है कि सजाओं का भी फैसला कर लिया जाए जिस तरीके से काई कबीले में दी जा रही थी। ठीक है। आप जब तक एक बंदे को नहीं लटकाएंगे, आप यकीन जानिए अगर आप एक कौवे को मार के लटकाते हैं ना तो सारे कौवे आके देखने लेकिन फ़हीम, अब थोड़ी बहस लंबी हो जाएगी, मेरे प्रोग्राम का भी वक्त जो है वो खत्म होने वाला है। अब आपने देखा ज़ैनब केस के बाद जो है इमरान को तो सज़ा मिली, उसको जो था उसको फांसी मिली, लेकिन उसके बाद कितने केसेस सामने आए। मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला ये हमारी पुलिस सिस्टम का भी है, हमारी जुडिशरी का भी है। जब तक कन्विक्शन और अदलिया का निज़ाम सही नहीं होगा तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे। ना मुजरिम पकड़ा जाता है ना उसको सज़ा मिलती है। बिल्कुल, जस्टिस डिलेड है जस्टिस। बिल्कुल सही बात है, सही कहा। ये ज़ैनब के केस में हुआ भी है। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब ने बात की थी, सरेआम सजा देने वाली। मैंने आपको रेफरेंस भी उसी ड्रामे का कोट किया है जिसको खान साहब कई मरतबा कोट कर चुके हैं। आप इसे देखें, सारी एपिसोड देखें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक सरेआम उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनका हशर किस तरीके से नशर किया जा रहा है तब तक नहीं सुधरेंगे। आप इन्हें बैन करें, वेबसाइट्स को फौरन बैन करें, अभी बैन करें, विदिन मतलब एक सेकंड वेस्ट किए बिना। उसके बाद जो लोग ये हैं उन्हें सजाएं देना शुरू करें, वरना मुआशरा बिल्कुल बिगड़ेगा। हमारे बच्चे मोबाइल फोन ही यूज कर सकते, वो हमारी जनरेशन की तरह जो है मैदानों में जाके नहीं खेल सकते, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस मुआशरे में मैदान में नहीं भेज सकता। बिल्कुल सही बात की आपने। डॉक्टर साहब, हमारी तो जरा डिबेट मुख्तलिफ थी, आपसे चूंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, ये जो बच्चे हैं स्पेशली मेरे अपने घर में भी हैं, फैमिली में भी हैं, मैं अक्सर उन्हें मना करती हूँ मुस्तकिल मोबाइल मत देखो। मोबाइल की रेज जो होती है वो आपके जिस्म पे बड़ा हार्मफुल एक इम्पैक्ट छोड़ती है। बच्चे इस चीज़ को नहीं मानते हैं, इस बच्चों की किस तरह काउंसलिंग की जाए? देखें, सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि मोबाइल बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर रखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, क्योंकि इससे आपकी जो एजुकेशन है वो सबसे पहले अफेक्ट हो रही है, आई विज़न अफेक्ट हो रही है। बहुत सारे हम लोग रोज़ डेली बेसिस के ऊपर ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, बच्चे आते हैं और उनकी आई साइट ख़राब हो रही होती है। दूसरा, मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी और जो रेज़ होती हैं वो इवन के आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल अफेक्ट क्रिएट करती हैं।
तो मोबाइल की रेज़ आपकी बोन्स को वीक भी कर रही हैं। सब कुछ समझाते हैं डॉक्टर साहब, इस तरह तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है इस तरह की वीडियोस देखिए, बहुत माँ सारी बाप कि को- जी उसका रेज जो है लोग पॉकेट्स में रखते हैं, सोते हुए तकिए के पास रख लेते हैं मोबाइल, उसका इम्पैक्ट बहुत ख़राब है, लेकिन लोग समझते क्यों नहीं है फिर? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पेरेंट्स को सख्ती करनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेट करना चाहिए। मैं तो ये समझता बड़े हूँ, खुद कर रहे होते हैं ये डॉक्टर देखिए साहब। बड़े कर रहे होते हैं, मगर अब देखें क्योंकि अब ये एक सोसाइटी का हिस्सा बन गया है। मैंने आपसे पहले कहा कि मोबाइल इज़ जस्ट लाइक एन एडिक्शन। हम सब लोग ना चाहते हुए भी मोबाइल का अब हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि दैट इज़ ओनली आवर वे ऑफ कम्युनिकेशन। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन या हमारा जो एक रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने का तरीका है वो कोई छीन ले। तो हम जो डेफिनेटली आप बिलीव करें, इवन कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे इस बात के ऊपर कई दफ़ा ये बात वार्न करते हैं कि मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, मुदस्सर साहब आपका, फ़हीम आपका। नाज़रीन, बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुख्तसर था, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम इसके और जो एलिमेंट और फैक्टर्स है उस पर बात करेंगे। बस जाते जाते ये कहना चाहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया है, जो डिजिटल दौर है, एक रंग बिरंगी दुनिया है, अट्रैक्शन बहुत है, मगर हमने अपनी हेल्थ को, अपने जो मस्बत जो इम्पैक्ट है उसको देख के इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।